हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एडिटोरियल पे देखें तो हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये वाला विदाउट हाइपेंस, जिसमें देखेंगे इंडिया की अभी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें चाइना का जो डर है उसको अब इंडिया साइड में करना शुरू कर चुका है। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे हमारा एक बिहेवियर रहता था कि कहीं हम किसी भी पावर की तरफ ना टिल्ट होकर के हमारा खुद का ऑटोनॉमी या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में अब उसमें कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोविड से रिलेटेड है ये आर्टिकल, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो डबल क्राइसिस, नेपाल से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। इनोक्यूलेट अगेंस्ट पॉलिटिक्स, इसमें भी थोड़ा बहुत पॉइंट एक दो देख लेंगे हम लोग। फिर जो हम डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है आइडिया पेज से अफगानिस्तान 2.0। यूएस से विड्रॉ कर रहा है, नेटो और यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर अपनी प्रेजेंस को ख़त्म नहीं करेंगे। वजह जानेंगे क्यों। अच्छा आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल से एक पॉइंट निकलेगा, वो हम देख लेंगे कि रूरल रीजन में कैसे प्रॉब्लम चल रही है अभी और आगे कितना क्राइसिस बढ़ सकता है कोविड का। ये वाला आर्टिकल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बॉटम अप फाइट बैक, दुर्गा शक्ति नागपाल एक आईएएस ऑफिसर है, उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। प्रीवियस आर्टिकल जो था ना अफगानिस्तान वाला, वो एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ऐसे में दोनों आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं एक एक आर्टिकल, जो 3 आर्टिकल्स हमारे डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है विदाउट हाइपेंस। इस आर्टिकल को आप जिस भी जीएस पेपर से कनेक्ट करो उससे रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके देख सकते हैं आप। ओके, हाँ, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है विदाउट हाइपेंस का मतलब अब आप चाइना और यूएसए के बीच में कोई लिंकिंग ना देख करके अब आप अपने आइडियाज़ पर फोकस करोगे। ऐसा नहीं कि पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो एक कंट्री को अगर दूसरे के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो। तो ये हमें क्लियर तब होता है जब, वैसे तो हमारा क्लियर है अभी कि यूएसए के साथ में हमारी रिलेशनशिप और ग्रो कर रही है, चाइना के साथ में टेंशन चल रही है, बट और ज़्यादा क्लियर जब हो जाता है जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी का स्टेटमेंट आता है। ये जो अभी FTIE वाली जो बातचीत हो रही थी, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम एंड इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था एक कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो आप देखोगे कि अभी सीधा सा क्या है कि जियोपॉलिटिकल क्या कैलकुलस है, क्या कैलकुलेशन लगा रहा है इंडिया वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, 2 डोमिनेंट पावर्स हैं, एक तो चाइना है, एक यूएसए है। तो क्लियरली क्या स्टेटमेंट दे दिया हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कि देखो हमारे रिलेशनशिप जो है वो एक तरफ प्रॉब्लम से गिरे हुए हैं तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है हमारे सामने। और दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बीजिंग पे भी अप्लाई होती है तो वाशिंगटन पे भी अप्लाई होती है कि बीजिंग के साथ में रिलेशनशिप करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है, बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सेम चीज़ आप वाशिंगटन पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम कहीं ना कहीं चाइना को हमेशा दिमाग में रखते थे, बैक ऑफ द माइंड, कि कहीं पर भी कोई एक्शन अगर लेंगे तो कहीं चाइना हमसे नाराज ना हो जाए। और इसके चलते क्या हुआ, हमने अपने आप को वॉशिंगटन से दूर कर रखा था, अमेरिका से दूर कर रखा था। तो ये जो डिफॉल्ट मोड चलता आ रहा था ना लगातार, कि हमने एक फिक्स कर रखा था कि हम पैसिफाई करके रखेंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं चेंज होनी शुरू हो जाती है पिछले साल, जब ईस्टर्न लद्दाख में चाइना अपनी एग्रेशन दिखाता है, अपने ट्रूप्स को भेज देता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके। तो ऐसे में हमने जो एक तरीके से विश्वास या जो ट्रस्ट हमने चाइना पे मेंटेन कर रखा था, इवन 2017 में डोकलाम इशू भी हो गया था, उसके बावजूद भी हमने हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की थी। पर चाइना जो है फिर से एक तरफ तो पेंडेमिक से परेशान और दूसरी तरफ ही इस तरीके के एग्रेशन दिखाना। तो ऐसे में हमने वहाँ पर हमारी मिलिट्री की तरफ से पूरी कोशिशें की है और हमने चाइना को रोका भी है। और बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपने जो मार्च अप्रैल 2020 से पहले की जो टेरिटोरियल हमारी लोकेशंस थी आपकी ट्रूप्स की, हमारे ट्रूप्स की, हमें उसको रीस्टोर कर देना चाहिए, रीस्टोर करना चाहिए स्टेटस क्यो एंटे। दैट मीन्स कि मार्च अप्रैल जब से आपने एग्रेशन दिखाया उसके पहले जो स्टेटस था ना, उस स्टेटस को गेन करने की ज़रूरत है। आप अपनी मिलिट्री को वहीं पर डिप्लॉय करो ग्राउंड पर जहां पर एग्रीमेंट पहले हो रखा है, ठीक है। और दिल्ली ने अपनी तरफ से सीधा से एक ही चीज़ कह दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम बॉर्डर इशू को और इकोनॉमिक इश्यूज को हैंड इन हैंड लेके नहीं चलेंगे। हमारे लिए बॉर्डर इशू पहले नहीं, सॉरी, दिल्ली ने ये कहा कि हम
साथ लेकर के चलेंगे इकोनॉमिक मुद्दों को और बॉर्डर इशू को। पहले आपको जो ये टेरिटोरियल इशू चल रहे हैं, डिस्प्यूट जो चल रहा है, जहां पर आप बार बार एग्रेशन दिखाते रहते हो, तो ऐसे में आपको पहले वो मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो चाइना ने एग्रेशन दिखाया और हमने चाइना की जो इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी थी हमारी इकोनॉमी के साथ में, उसको धीरे धीरे रोक दिया। हमने देखा था कितनी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया था, चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है वो 5G के ट्रायल्स में जब ऑक्शन हो रहा था, बिडिंग हो रही थी, उस ट्रायल में भी चाइनीज़ कंपनीज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया गया। तो ये कुछ इंडिकेशन है इंडिया की तरफ से क्लियर कि अब चाइना अपनी मनमानी अगर करना चाहता है तो पहले मतलब कुछ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा कम ही हो पाएंगे। चाइना चाहता है कि बॉर्डर क्राइसिस को और आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको आप सेपरेट करके चलो, जबकि हमारी तरफ से आपको स्टेटमेंट पता ही है कि हम बायलैटरल रिलेशनशिप और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। अगर चाइना बॉर्डर के ऊपर अपनी एग्रेशन दिखाता है तो चाइना अपना ट्रस्ट पहले ही खो चुका है और लगातार अभी भी उसी बात पर अड़ा है, क्योंकि केवल पेंगोंग शो लेक जो है लद्दाख रीजन में, वहां पर ही केवल डी एस्केलेशन हो पाया है, डिसएंगेजमेंट हो पाया है। बट दूसरी तरफ बचे हुए दूसरे जो हॉट पॉइंट्स है जहां पर मिलिट्रीज अभी भी आमने सामने खड़ी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं चाइना के लिए मिसट्रस्ट क्रिएट करती है इंडियन सेंटिमेंट्स में। ठीक है, चाइना जो है वो इंडिया के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड करने की या डिसरिगार्ड कर रहा है, और इंडिया जो है वो चाइना का जो डर था ना, अब उसको डिफाइंड कर रहा है। अब हमें आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि इंडिया अपने आप में अब स्ट्रॉन्ग एनफ है, जिससे कि अपनी पॉलिसीज को अब इंडिया जो है वो एक अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ सकता है। चाइना देखो एक प्रोलॉन्ग स्टेलमेंट में फंसा पड़ा है, मतलब एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं खींचतान में अटके पड़े हैं, एक तरफ इंडिया के साथ में तो दूसरी तरफ यूएसए के साथ में। अगर पिछले साल की बात करें तो इंडिया यूएस बायलैटरल तो जो है डिफेंस बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो नेवी हो, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, सब में एंगेजमेंट हमारी कहीं ना कहीं बढ़ी है। रही सही में जो क्वाड का आइडिया 2007 में शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें आज चारों कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है, साथ में काम कर रहे हैं। और 2020 में आपने देखा ही कि मालाबार एक्सरसाइज के अंदर चारों कंट्रीज की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी थी, अब तो चलो जो बाइडेन है, उन्होंने एक एक्सेलरेशन दिया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कि कैसे भी करके इंडिया यूएस रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो, और रही सही में अब जो बाइडेन ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर ये मिलिट्री रिलेशनशिप की बात की जाए ना, उसकी बात चल रही है अभी, आप ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली और वॉशिंगटन, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए अपनी पूरी इच्छा जाहिर कर दी है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि अब इंडिया जो है वो चाइना रिलेशन को लेकर के ऐसे चिंता में नहीं है। कहने का मतलब, जो हम पहले रहते थे कि कहीं यूएसए के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लिए तो चाइना कहीं हमें रिटेलिएट ना कर दे, अब वो डर निकल चुका है दिमाग से। तो अभी आप जो ट्रेंडिंग लाइंस आप देखोगे कुछ पिछले साल की या पिछले महीनों की, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, और यही स्टेटमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा बार बार दिए जा रहे हैं। अभी तक आप देख सकते हो कि नॉन अलाइनमेंट के नाम पर हमने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी बचा रखी थी कि ना तो हम मतलब वर्ल्ड की किसी भी पर्टिकुलर पावर की तरफ हम नहीं जाएंगे, बट अब हमारा जो डिफेंसिव अप्रोच था ना, वो अब उससे हम थोड़ा सा साइड होने लग गए हैं कि हम हमारे आप कि हम यूएसए की तरफ जाएंगे तो आसपास के देश जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, कैसे हम हमारा अलाइनमेंट यूएसए के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो डिफेंस था, अब उस डिफेंस को हमने एकदम क्लियर कर दिया कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग एनफ है, अपनी खुद की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए दो सुपर पावर, अभी क्या है, दो सुपर पावर के नाम पे 1991 से पहले तो क्या हुआ करता था, यूएसए यूएसएसआर, अब यूएसएसआर को रिप्लेस करके चाइना हो गया। तो दोनों सुपर पावर के साथ में एंगेजमेंट करने की कैपेबिलिटी इंडिया में है। अब साथ में मिलिट्री अलायंस चाहे यूएसए के साथ करें, इंडिया किसी के साथ भी करें, हमें चाइना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में दिल्ली जो है वो 1% भी इस चीज के लिए इच्छा नहीं रखता है कि कुछ भी हिस्सा जो है या कोई भी पावर चाइना को दे दी जाए, जो कि फिर बाद में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में वीटो कर सके। मतलब चाइना का इतना रोल इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि जिसमें चाइना ये कहे कि इंडिया अगर यूएसए के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करेगा तो हम सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया के ऊपर लगाम खींचेंगे। बोलो वो टाइम जा चुका है। तो इंडिया जो है, देखो इंडिया की एक ही टेंडेंसी है
कि हम नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशन चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर दूसरे कोई कंट्रीज़ हो, और साथ में अपनी खुद के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं कि हमारे पास में जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर डिप्लॉय करके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हम गेन कर सकें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकें। अब चाहे वो पार्टनरशिप फिर हमें यूएसए के साथ ही क्यों ना करनी पड़े, या फिर ब्रॉडली कहा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में क्यों ना एंगेजमेंट हमें इंक्रीज करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अफगानिस्तान 2.0। यह आर्टिकल लिखा है अंजू गुप्ता के द्वारा। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका ये कहना है कि देखो, यूएसए ने अपनी तरफ से अपने अलाई कंट्रीज को लेकर के एक काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू किया था, और वो शुरू कब किया था, जब 9/11 अटैक हो गया था यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, तो ये एक वार ऑन टेरर बोला गया था कि हम कैसे भी करके टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। वैसे तो इंडिया ने 1996 से ही सबको इंडिकेट करना शुरू कर दिया था कि भाई टेररिज्म को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, पर शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फिर वही बात है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है, अगर इंडिया के घर में आग लगनी 1990s में शुरू हो गई, तो 2000s में आते आते पूरा वर्ल्ड जो था वो टेररिज्म का शिकार हो चुका था। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 9/11 अटैक के बाद में आप देखो कि वॉर ऑन टेरर करके एक कैंपेन शुरू किया जाता है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे पहले तो अफगानिस्तान में आती है यूएसए की फोर्सेस, फिर इराक में आ जाती है। अब अफगानिस्तान में तो 2001 में क्या होता है कि एयर स्ट्राइक की जाती है यूएसए के द्वारा, और कहीं ना कहीं ग्रैब कर लिया जाता है पूरा वहाँ पर अपनी जो लैंड ज़मीन पे जो फुटफॉल है वो इंक्रीज करनी शुरू कर देता है। जबकि इराक में क्या होता है, 2003 आते आते सद्दाम हुसैन रिजीम को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर यूएसए दोनों कंट्रीज़ को हेल्प करता है, अफगानिस्तान को भी हेल्प करता है, इराक को भी हेल्प करता है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ की हेल्प करते करते यूएसए अपनी डोमिनेंस बढ़ा पाया, और बढ़ाने में उस टाइम पे आप देख सकते हो कि यूएन में यूएसए की बहुत चलती थी, यूनाइटेड नेशंस में। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो मिशन है वो आता है। मिशन का मतलब चाहे पीस कीपिंग हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को टैकल करने के लिए अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम करना हो, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करो, मतलब अलग अलग तरीके से यूएन के रोल्स को एंश्योर करने में यूएसए ने अपनी तरफ से पूरी भागीदारी दी। फिर बात आती है कि इराक वॉर जो है वो एंड हो जाता है लगभग 2011 में। ठीक है, जिसमें जो यूएसए की तरफ से जो लगातार ऑब्जेक्शन आता है, आज आप देखो इराक की इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ पर प्रो यूएसए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ऐसे में फिर बाद में आप देखते हो 2014 आते आते क्या आता है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस का इमरजेंस होता है, और वो अपने नाम अपना एक अलग ही खलीफा बना करके बिठा देते हैं। खलीफा आपको पता ही है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अल्लाह से या फिर गॉड से लिंक बनाएगा, और उसको आप एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझो। ठीक है, तो ऐसे में ये शिया कम्युनिटी के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ना, उनमें से आप एक मान के चलो। तो इन्होंने सीधा सा अपना एक निकाल दिया, मतलब एक तरीके से ये कि या तो आप खलीफा को मानो या फिर मरो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। फिर यूएसए ने री एंगेजमेंट शुरू करी इराक में, और इराक में लगातार कहीं ना कहीं आईएसआईएस को ख़त्म करने की कोशिश की। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से इराक फर्स्ट जो था वो तो दिसंबर 2011 में ख़त्म हो जाता है, पर आईएसआईएस के आने के बाद में इराक 2.0 कैंपेन शुरू हो जाता है, जिसमें यूएसए और उसके साथ में जो दूसरे कंट्रीज जो यूएसए को कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, क्योंकि आईएसआईएस का जो घाव था ना, जो इनके द्वारा दी गई जो पीड़ाएं थी वो केवल इराक और सीरिया तक ही कन्फाइंड नहीं थी। इसके फ्रांस में, रशिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में, सब में आपको देखने को मिलेंगे, और इंडिया तो इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में इराक 2.0 कैंपेन शुरू होता है जब आईएसआईएस का इमरजेंस होता है, और इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर्स का भी सपोर्ट मिलता है यूएसए को। तो साथ में वहां पर जो लोकल अलाइज हैं वो भी बनाने में सक्सेसफुल रहता है यूएसए, जिनमें इराकी फोर्सेस और कर्डिश फोर्सेस, कुर्द जो हैं उनकी बात की जा रही है। तो ऐसे में इराक और कर्ड अरब अलायंस, इसको एसडीएफ इन सीरिया भी बोला जाता है, तो इन्होंने मिलकर के यूएसए की हेल्प की, और इनकी हेल्प से फिर बाद में इराक ये आईएसआईएस को उखाड़ने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा यूएसए, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे
इराक और सीरिया में ज़्यादा इनकी प्रेजेंस नहीं है, बट थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं ना कहीं मोर और लेस कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, इवन अफगानिस्तान में भी ISIS की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। उसका एक अलग ही वेरिएंट आपको मिलेगा, जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। यूएसए ने अफगानिस्तान वॉर जो है उसके लिए कहा है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है कि हम सितंबर 11 को हमारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे और अफगान वॉर को हम एंड कर देंगे, और इसके लिए दोहा राउंड्स ऑफ एग्रीमेंट बातें चल रही हैं, दोहा राउंड की बातें चल रही हैं, जिसमें तालिबान एक तरफ है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो है, और बाकी मीडिएटर कंट्रीज भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सीधा सीधा नाम आप देख सकते हो, एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, कतर। कतर की राजधानी दोहा है तो वहां पर एग्रीमेंट हो रहा है, तो दोहा भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ऐसे में ये सारे कंट्रीज मीडिएटरशिप कर रहे हैं और बातचीत करवा रहे हैं दोनों के बीच में। तो इसका असर क्या होगा? अफगानिस्तान में वायलेंस आउटब्रेक होने का डर, कारण कि तालिबान के ज्यादा पावर में आने के चांसेस हैं। तालिबान जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमर्ज होकर के आ रहा है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ऐसे में अगर यूएसए विड्रॉ करता है या अपने अलाइज कंट्रीज, जो कि नेटो ग्रुप जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएसएसआर को कोल्ड वॉर के टाइम पे कंटेन करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था, बोले नेटो और यूएसए की अगर फोर्सेस विड्रॉ करती हैं तो केओस बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, वहां पर सिविल वॉर हो सकता है। तो ऐसे में यूएस और नेटो जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अपनी प्रेजेंस को जीरो करें। तो ऐसे में अफगान 2.0 शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की कोशिश करेगा यूएसए, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, नहीं तो यूएसए पे थू होने लग जाएगी कि आप आए किस लिए थे, तालिबान को खत्म करने के लिए, आपने तो सत्ता ही तालिबान को दे दी हाथों में। और दूसरी चीज, अगर यहां पर अफगानिस्तान को वैकेंट किया जाता है तो आज का टाइम क्या है, हर एक चीज में सेंट्रल एशिया फोकस्ड है। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल एशिया का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है पिछले कुछ सालों के अंदर। इसमें अफगानिस्तान को वैकेंट करना यूएसए के लिए खतरे से खाली नहीं होगा, और वो भी तब जब चाइना वहां पर अपना रोल ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यूएस चाइना की राइवलरी आपको पता है ही। तो एक तरफ आप देखो कि अब इराकी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं हेल्प की थी कि कहीं ISIS को कंटेन किया जाए, खत्म किया जाए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान फोर्सेस की बात भी करें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तालिबान के सीरियस थ्रेट को खत्म किया जाए अफगानिस्तान में। पर क्या तालिबान खत्म हो पाया? बिल्कुल भी नहीं। देखो, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, पर जैसे ही जनवरी 2015 आता है तो उसमें आप देखोगे सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे देनी भी शुरू कर दी जाती है अफगानिस्तान फोर्सेस को यूएस ट्रूप्स के द्वारा, कि भाई हम धीरे धीरे हमारे यहां से ट्रूप्स को कम करेंगे। और 2015 शुरुआत में लगभग 10,000 ट्रूप्स ही रह जाते हैं वहां पर। ठीक है, अफगानिस्तान फोर्सेस जो हैं वो अभी तक भी इल एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उनके पास में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उनके पास में अभी भी एक्सपर्टाइज नहीं है कि कैसे लड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ ISIS का इमरजेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपने अभी कल परसों न्यूज़ देखी होगी जिसमें अफगानिस्तान में स्कूल में अटैक हुआ था, एक वहाँ पे उसमें मॉस्क में अटैक हुआ था। वो अटैकों की जिम्मेदारी किसने ली? उन अटैक्स की जिम्मेदारी ली ISIS ने। तो ऐसे में ग्लोबल फुटप्रिंट इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को देखो कि एक तरफ तालिबान को आप पैसिफाई कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो दूसरी तरफ ISIS जैसी प्रॉब्लम भी राइज हो रही है। अब नेटो लेड जो ट्रेन एडवाइस असिस्ट मिशन है, जिसमें अफगानिस्तान की फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है, एडवाइस देते रहेंगे अफगानिस्तान की सरकार को कि कैसे काम कर सकते हो आप आसानी से, और असिस्ट करना कि हाँ आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मिलती रहेगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनको हेल्प करने के लिए यूएसए और यूएसए लेड जो नेटो ग्रुप है वो काम करने के लिए तैयार है। पर क्या वाकई में इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते करते अफगानिस्तान की फोर्सेज कंटेन कर पाएंगी इस ISIS के बड़े चैलेंज को और साथ में तालिबान वाले चैलेंज को? इसके अलावा यूएसए अब धीरे धीरे 2014 में बराक ओबामा ने अनाउंस तो कर ही दिया था बराक ओबामा ने कि हम विड्रॉ करेंगे। तो फरवरी 2020 आते ही क्या होता है कि एक दोहा एग्रीमेंट साइन होता है डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में, एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ जो सरकार है वो। अब फाइनलाइज क्या होता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जिसमें तालिबान की भी रिप्रेजेंटेशन फाइनलाइज की जाएगी। ये एक फ्लॉड पीस प्रोसेस था। अब फ्लॉड यहां पे मतलब एक डिफेक्टिव पीस प्रोसेस था जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है।
और दूसरी चीज़ रही सही में तालिबान को ज़्यादा पावर देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दोहा प्रोसेस जो है वो डेडलॉक को ख़त्म कर पाएगा? देखो, इराक के टाइम की बात अलग थी। इराक में पॉलिटिकल सपोर्ट जो था वो यूएस फोर्सेस को मिला हुआ था। क्या वो अफगानिस्तान में उतना है? देखो, सवाल ये आ जाता है कि यूएसए की फोर्सेस को बैकिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। अब अगर तालिबान आएगा तो तालिबान तो देने का चांसेस बनता नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो यूएस ने क्या डिसाइड किया है कि हमारी जो एक इमेज बन गई कि यूएसए आया और ऑक्यूपाई कर लिया पूरे अफगानिस्तान को, तो यूएसए इस ऑक्यूपायर की टैग को हटाना चाहता था। तो इसलिए खुद को क्या दूर कर लिया कि जो ग्रीवेंसेस हैं, मतलब जो भी लोगों की पीड़ाएं हैं उनको सही करने का काम, या फिर गवर्नेंस की बात करो, तो दोनों मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं यूएसए अपने आप को दूर करना चाहता है। तो पिछले 20 साल में जो यूएसए का टैग मिल गया ना कि यूएसए इज एन ऑक्यूपायर, तो ऐसे में यूएसए विड्रॉ करने की जल्दी में है। दूसरी तरफ आप देखोगे यूएसए ने एक चीज अच्छी की है, एक चीज सही की है कि जो AQ मतलब अल कायदा को एसेस करना कि वाकई में अल कायदा जो है वो कितना स्ट्रांग है अफगानिस्तान में। दूसरा, ISIS जो है वो भी अपने नेटवर्क को फैलाने में कम नहीं है। अच्छा, अल कायदा के आप देखोगे ग्लोबली बहुत सारे नेटवर्क चल रहे हैं, जैसे अल कायदा एफिलिएट इन सीरिया, हयात तहरीर अल शाम, ये यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो। मतलब आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स वहाँ पर लीड किए जा रहे हैं खातिबा इमाम अल बुखारी के द्वारा, तावहिद वाल जिहाद के द्वारा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि लीडरशिप अभी भी अल कायदा की कंटिन्यू है, कोई ना कोई लीड कर रहा है। और रही सही में ISIS फाइटर्स की जो प्रेजेंस है वो भी थ्रू आउट वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सीरिया इराक से ख़त्म हो गई हो, पर इसके अलावा आप देखोगे अफगानिस्तान में भी देख सकते हो, इंडिया में भी देख सकते हो, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। तो थ्रेट क्या है? देखो, सबसे मेन बात कि जेन्युइन बताया जा रहा है, सॉरी, ये जो खलीफा का जो डर है ना, कैलिफेट का जो डर है वो जेन्युइन है, और ISIS जो है वो लगातार अपने रूट्स बनाए जा रहा है अफगानिस्तान में। खैर ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। वो बात ठीक है कि यूएसए और अफगानिस्तान की जो पार्टनरशिप है, इन दोनों ने बहुत कोशिशें की है, ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए हैं कि कैसे भी करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अफगानिस्तान की लैंड से ना ऑपरेट होने दिया जाए। पर वही चीज़ है कि अभी भी कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल होने में कोई दूर नहीं है ISIS जैसे ग्रुप्स वहाँ पर। तो एक तरफ तो यूएसए विड्रॉ करना चाह रहा है, और 9/11 के टाइम पे जब इंटरवीन किया गया था यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान में, तो उस टाइम पर यह था कि ऑक्यूपाई करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, और ऑक्यूपायर का जो टैग था उसी को रिमूव करने के लिए यूएसए विड्रॉ भी करने की कोशिश कर रहा है। बट आज की अगर जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस को देखा जाए तो यूएस चाइना दोनों के बीच में कंपटीशन है, पर दूसरी तरफ चाइना का एंगल आप देखो कि चाइना पाकिस्तान के बीच में एंगेजमेंट, चाइना रशिया की एंगेजमेंट देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना ईरान की डील देखो, और इन सभी चीज़ों के अंदर सभी कंट्रीज से अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, तो अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर यूएसए या जो नेटो ग्रुप के जो यहाँ पर ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ भी करना चाहेंगे तो 100% विड्रॉवल नहीं होगा, वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेजेंस इंश्योर की जाएगी। तो यूएसए और नेटो जो है वो अफगान फोर्सेस को चूज तो कर रहे हैं कि भाई आपको ही फाइट करना है आपके कंट्री को डिफेंड करने के लिए, पर आप एक चीज़ देखो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अफगानिस्तान फोर्सेस को ये जो यूएस और नेटो है ना, ये कहीं ना कहीं फंडिंग प्रोवाइड करेगी 2024 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? शेडो प्रेजेंस तो वहां पर इंश्योर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये शुरुआत हो जाती है अफगानिस्तान 2.0 की। तो एंगेजमेंट जो है ना ये 2.0, ये एकदम से बिल्कुल बैंग ऑन नहीं होगा कि एकदम से बिल्कुल खुल के आएगा यूएसए यहां पर कैसे भी करके यूएस जो है वो यूएस लेड जो कोलिशन है जिसमें नेटो ग्रुप है या फिर जो भी कंट्रीज यूएसए के साथ में काम करना चाहते हैं, वो ISIS को कंटेन करने के लिए काम भी करेंगे, चाहे वो सेंट्रल एशिया की बात करो चाहे साउथ एशिया की बात करो। तो ऐसे में यूएसए का विड्रॉवल है भी, तो शैडो प्रेजेंस तो 2024 तक तो क्लियर दिखाई देती है हमें। अब अफगानिस्तान सरकार की बात करें तो कोशिश ये रहेगी
कि अफगानिस्तान की सरकार ही अपने सॉवरेन डिसीजन ले, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई प्रेशर आए फिर वहां पर कोई डिसीजन लिए जाए, नहीं, केवल और केवल एक ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा यूएसए के द्वारा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यूएसए के पास में अच्छा खासा रिसोर्स अवेलेबल है सेंट्रल कमांड थिएटर की अगर बात करें, चाहे वो लैंड की बात करो, चाहे सी की बात करो, चाहे एयर की बात करो, हर जगह पे सेंट्रल कमांड का मतलब आप मान के चलो सेंट्रल एशिया में यूएसए की प्रेजेंस, तो ये कम नहीं है अभी भी। दूसरी तरफ आप देखोगे अफगानिस्तान में अगर कुछ भी आप मान लो ऊंच नीच होती है तो ऐसे में यूएसए के पास में हाईटेक ड्रोन्स अवेलेबल हैं जिनसे वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके फिर से अपनी पकड़ को मजबूत कभी भी कर सकता है। तो सेंट्रल कमांड जो है वो ऑलरेडी आप देख सकते हो एक सर्विलेंस मिशन की तरह काम कर रहा है, नजरें गड़ाए रखे है कि क्या कुछ हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में, ठीक है। तो यही चीज आप देख सकते हो कि एक तरफ तो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है यूएसए और दूसरी तरफ सिग्नेचर रिडक्शन भी कर रहा है कि हाँ हम वाकई में दूर जाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, हमारी प्रेजेंस को कम करना चाह रहे हैं, पर वहां पर टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट है ना, वो यूएसए को अभी भी ये नहीं कह सकते कि यूएसए पूरा विड्रॉ करेगा। देखो एक चीज तो है, अगर वाकई में यूएसए निकल जाता है ना पूरा, तो इससे तो केओस बढ़ने के चांसेस ही हैं, इसका असर साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट में मोर और लेस देखने को मिलेगा और थ्रू आउट वर्ल्ड इसका असर देखने को मिलेगा। तो वही चीज कहीं ना कहीं हमें समझने वाली बात है। यहाँ पे अफगानिस्तान और यूएसए की बात करें तो दोनों पीस एफर्ट्स में कहीं ना कहीं 2010 से ही आ चुके थे और दोहा टॉक राउंड मतलब दोहा की जो राउंड टॉक्स चल रही थी उनमें अल्टीमेटली आप देखोगे रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, कतर, इन कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और तब जाकर के ये बातचीत फाइनलाइज होती है। तो ऐसे में चाइना एक तरीके से अपनी रोल को प्ले करने में बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा है और ना ही रशिया, ना पाकिस्तान और ना ईरान। तो ऐसे मुद्दे पर अगर यूएसए विड्रॉ करता है ना तो पकड़ हाथ से निकल जाएगी और ये सारे के सारे कंट्रीज जो है ना, चाइना के अलावा रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये इनके साथ में चाइना के रिलेशन यूएसए के कंपैरिजन में अच्छे हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि अफगानिस्तान में अगर विड्रॉ भी किया जाएगा तो वहां पर अगर कोई भी एक्टिविटी मान लो कि यूएन के द्वारा कोई पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती है, मान लो सिविल वॉर हो गया वहां पे अफगानिस्तान में, तालिबान और सरकार के बीच में बात नहीं बैठ पाई है, यूएसए विड्रॉ कर चुका है, तो वहां पर अगर यूनाइटेड नेशन अपना पीस कीपिंग मिशन भी भेजेगा ना तो ये कंट्रीज चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान बोले ये बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वहां पर ये तो चाहते ही हैं कि कैसे भी करके पकड़ जो है वो इन कंट्रीज की बने, यूएसए की कमजोरी वहां पर क्रिएट हो। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन की रेस्ट्रिक्शंस को ईज करने में ये लोग काम करेंगे। तो दूसरी तरफ तालिबान जो है वो लगातार देखो हाई प्रोफाइल वेव के अंदर हाई प्रोफाइल होता चला जा रहा है, स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो ऐसे में सिविलियंस पे विशियस अटैक हमने रिसेंटली देखे और वो अटैक मतलब तालिबान के जो लीडर्स हैं वो तो बैठे हैं दोहा में, अटैक करवा दिया आपने अफगानिस्तान में और फिर वो अटैक का ब्लेम किस पे डाला जा रहा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, ISKP। अब आप देख लो ISIS का ये एक और वर्जन यहां पर लॉन्च हो रहा है। अब ISKP को कौन बैकिंग दे रहा है, यहां पर राइटर सीधा बोल रही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो तालिबान और ISKP दोनों को सपोर्ट कर रही है, कैसे भी करके पकड़ जो है वो अपने हाथ में नेशनलिस्ट, एक तालिबान को तो बोला जा रहा है नेशनलिस्ट इंसर्जेंट की राष्ट्र की जो पूरी राजनीति है वो हाथ में ले ली जाए, और ISKP है जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि वहां पर शरीयत लॉ को इंप्लीमेंट करने में या फिर जो भी डिनाई करे तालिबान के रूल को उसको उड़ाने में काम करेगा। तो ओवरऑल बात क्या हो गई कि यूएस और नेटो जहां पर एक तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार को सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि अगर वो 100% विड्रॉ कर जाते हैं तो उसका वहां पर सिविल वॉर होगा और उसका असर कहीं ना कहीं थ्रू आउट वर्ल्ड देखने को मिलेगा, और सरकार अगर वीक पड़ती है अफगानिस्तान में तो उसका असर हमें भी फील करने को मिलेगा। तो ISKP की बात करो, अलकायदा की बात कर लो, इनके तो देखो कई और वर्जन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, न्यूज़ आती रहती है, कभी कर्नाटका में 4-5 आदमी पकड़े गए हैं, कभी कोई और स्टेट के अंदर। तो ऐसे में हाई प्रोफाइल अटैक्स अभी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में। तो पॉइंट यहां पर यही आ रहा है कि एंगेजमेंट भी होगी, डिसएंगेजमेंट भी अगर करना चाह रहा है, यूएसए विड्रॉ भी करना चाह रहा है, तो बात वही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे हैं, पूरा निकलना तो पॉसिबल है नहीं, शेडोई प्रेजेंस अपनी रखेगा। पर हाँ एक चीज है, कुछ ना कुछ तो रोल यूएसए का डाउन होगा ही ना, उसका असर हमें भी कहीं ना कहीं महसूस होगा। तो ये पूरा अफगानिस्तान का सिनेरियो हमने समझने की कोशिश की कि हमें इसका क्या असर महसूस हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है द बॉटम अप फाइट बैक। आर्टिकल लिखा है दुर्गा शक्ति नागपाल जी के द्वारा। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। देखो, आज हम सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो रेमेडियल स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए कि एक और वेव आ सकती है, थर्ड एंड फोर्थ वेव आ सकती है। तो इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं, तो उसको थोड़ा और स्केल अप करने की ज़रूरत है। वो बात ठीक है कि सेकंड वेव ने जो डिजास्टर की तरह काम किया है, उसका असर, उसके जो घाव हैं वो हमारे यहाँ पर रहेंगे, हमारे दिलों के ऊपर। पर हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो वेव है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और साथ में ये जो पेंडेमिक है ना, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हम हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को, पब्लिक हेल्थ केयर एपरेटस को अच्छी खासी परिस्थितियां प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो भी हम आराम से फाइट कर सके बीमारियों से, और या फिर इस तरीके की कोई पेंडेमिक आउटब्रेक हो जाए तो भी हमें कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत ना हो। तो तीसरी वेव और ज़्यादा वर्स होगी, ये तो चांसेस पूरे दिख रहे हैं। और एक डर और, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपको पता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस अभी सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वीक है। वैक्सीन की शॉर्टेज भी देखो, या फिर आप देखो कि जो इंडिविजुअल एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी शो कर रहे हैं, मतलब डरे हुए हैं अभी भी कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखो, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ड्रग्स की शॉर्टेज है, वैक्सीन की कमी है, या फिर लोग जो स्वस्थ हैं वो वैक्सीन हेजिटेंसी दिखा रहे हैं, या फिर आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्टेज आ रही है, और वायरस जो है वो लगातार डेडलीस्ट होता जा रहा है, वायरस जो है वो लगातार घातक होता जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज कंडक्ट करने की ज़रूरत है, और जो कि लेटर एंड स्पिरिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पेपर पे तो काम कर दिया बट रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से देखें तो इंडिया में 10,000 लोगों पर हॉस्पिटल में केवल 8 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, जबकि चाइना में 1,000 लोगों पर 4 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कितना पीछे हैं। इसके अलावा प्रीवियस आर्टिकल का डेटा बताता हूं कि हमारे यहां पर जीडीपी का 1.29% ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर के लिए स्पेंड होता है। उसमें भी करप्शन के चलते जितना खर्चा अलोकेट किया जाता है उतना नहीं पहुंच पाता। जो एक लाइन में जो लास्ट में लगा हुआ बेनिफिशियरी है उस तक भी पूरा प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है। इवन हम नेपाल और बांग्लादेश से भी कम जीडीपी का हिस्सा खर्च करते हैं हमारी हेल्थ केयर पे। ठीक है, तो ये डेटा था, ये काम का था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट देखो ऑलरेडी इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल टास्क फोर्स भी स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें यह आशा है कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी वो रिकमेंडेशन देखें कि कैसे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी को अभी की टाइम पे हम टैकल कर सकते हैं। अब इसी के अलावा हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बच जाती हैं। ये तो हो गया टॉप लेवल पे काम। अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास में रिकमेंडेशन आ भी जाती है तो उनको टाइम पे एकदम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कागजों पे बातचीत हो गई और इंप्लीमेंटेशन की बात हुई नहीं। तो हमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास में गुड इंटेंशन स्टेटमेंट आते हैं तो उनको गुड इंटेंशन के साथ में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, और इसमें इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो यही चीज राइटर यहां पे मेन फोकस में रख रही हैं। देखो, हमें जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करें। एक तो पेड स्ट्रेंथन, दैट मीन्स पैसा तो अवेल होना चाहिए, फंडिंग की कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जो लोकल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, पीएचसीज हैं, उनको हमें और थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट्स, आईसीयूज़ की या टेम्परेरी कोविड शेल्टर्स या कोविड सेंटर्स की फैसिलिटी हमें अवेल करा देनी चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, लिखते चले जाना आप जो भी आपको लगे सूटेबल कि हाँ ये लिखना है। इसके अलावा प्रॉपरली इक्विप्ड हॉस्पिटल हो या फिर ऑल मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटी हमें देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, देखो एक तो परिस्थिति होती है कि हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं कि मान लो कोविड का माहौल हो गया। इसके अलावा भी तो हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में अगर कोई अर्बन एरिया में कोई बंदा रहता है तो उसको 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाए, और दूसरी तरफ 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में रूरल रीजन में ये फैसिलिटी मिल जाए हेल्थ केयर की,
तो हमें फैटिलिटी रेट को हम रिड्यूस कर पाएंगे। ये तो आपको भी पता है कि कोविड में केसेस कब बिगड़ रहे हैं, जब शुरुआती ट्रीटमेंट नहीं लिया गया हो। अभी जो फैटिलिटी रेट है उसकी वजह, क्योंकि शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो बुखार आती है, सिम्टम्स को आप ट्रीट कर देते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर जाती है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ऐसे में ये अरेंजमेंट्स करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी जाके फैटिलिटीज़ को हम कम कर पाएंगे, डेथ रेट को कम कर पाएंगे। तो पीएचसी जो एग्जिस्टिंग है, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर ओपन स्पेस, अब मतलब ये हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी क्या देख रहे हैं हम, रैमशैकल स्ट्रक्चर दिखते हैं। रैमशैकल स्ट्रक्चर का मतलब खस्ता हाल, कि बहुत बुरा हाल है। तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। तो एपिसेंटर अब अगर देखें तो इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा सभी एक्टिविटीज़ को। कोऑर्डिनेट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग सेट करना। फैसिलिटेट, फंड अगर आ गया तो फंड को अलोकेट करना। ऑर्गेनाइज, कि कहां कहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनको सही से टैकल किया जाए। तो इसके लिए एक मैनेजिंग ग्रुप है वो बनाया जा सकता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव का रोल वहां पर होगा। साथ में दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, वाइटल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कम्युनिटी मेंबर भी हो सकते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, एनजीओज भी हो सकते हैं, या फिर जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनका भी रोल हो सकता है। तो ये मैनेजिंग ग्रुप है ना, इसको आप लीड करवाओ किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर इसका कोई सीनियर नॉमिनी हो उसके द्वारा। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिसेंट्रलाइज करो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्लान बनाए, उस प्लान के ऊपर काम करे स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दे एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी को। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पे। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है, जो हमने प्रीवियस पॉइंट पे देखा था, कि करप्शन को कहीं ना कहीं एक बार अवॉइड करने की ज़रूरत है। नहीं तो वही चीज़ है कि जो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस है ना, उसके चलते क्या होगा, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर आएगी और उस पावर को पॉलिटिशियन जहां चाहेंगे उनको ज़्यादा फेवर मिल जाएगा। वही बात, पॉलिटिशियन को जिसने वोट दिया उस कम्युनिटी को ज़्यादा वैक्सीनेशन, ज़्यादा टाइम पे फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल बात ये। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होनी चाहिए इस मैनेजिंग ग्रुप की, और उसके बाद में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग ग्रुप के ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग ग्रुप है, इसके बारे में आप देखते हैं कैसे कैसे काम किया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग ग्रुप जो होगा उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, बेस्ट आउट का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी दी जा सकती है कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की भी और फाइनेंशियल पावर की, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी बिना कोई इंटरप्शन के, बिना कोई परेशानी के सर्विसेज को डिलीवर कर सके। और ये जो सर्विसेज होंगी वो डिफाइन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ऊपर से प्लान बन के तो आएगा, बट आप एग्जीक्यूट जो करोगे वो स्टेट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। साथ में आप देख सकते हो कुछ और इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे अपनी तरफ से सजेशन दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, जिनमें फर्स्ट है क्या काम करेगा ये मैनेजमेंट ग्रुप, ये जो मैनेजिंग ग्रुप होगा। सबसे पहला काम तो कि कमांडीर्स को नोटिफाई किया जाएगा, मतलब कि आपको फाइनलाइज करना है कि कौन सी मेडिकल केयर सेंटर्स को हमें हाईलाइट करना है, कहाँ पर किसको, मतलब टर्शियरी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है, कहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जो पीएचसीज है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या शॉर्टेज है उसको फुलफिल करना। तो पहले तो उनको नोटिफाई करना, लिस्टिंग करना, और उनके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी के हिसाब से अलोकेशन कर देना, ठीक है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज जो हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में इजीली अवेलेबल हो सके। तो नोटिफाई करना हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, कि कोई भी चीज़ की कमी ना आए, चाहे वो वहाँ पर प्राइवेट एसेट्स की ही यूज़ क्यों ना करनी पड़े। तीसरा जो सजेशन दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि क्या करेंगे ये मैनेजिंग जो ग्रुप है उनके द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीनियर नॉमिनी के द्वारा लीड किया जाएगा। तो बोला हमें मेडिकल सेंटर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है जहां पर स्पेशलाइजेशन सर्विसेज अवेलेबल हो, कि मान लो कहीं कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, जैसे ब्लैक फंगस का केस आने लग गया, तो ब्लैक फंगस में एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता, वहाँ पर एक ईएनटी डॉक्टर भी काम करेगा, तो वहाँ पर एक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो डॉक्टर है वो भी काम करेंगे, अलग अलग सेक्शन के डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो साथ में काम करेंगे। तो वहाँ पर कैपेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मेडिकल सेंटर्स को प्रॉपर्ली डेवलप करो। फोर्थ वन बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग पीएचसीज हैं उनको आप मेंटेन करो, अपग्रेड करो,
साथ में रूरल एरियाज में आप कोशिश करो कि मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी आपके पास में अवेलेबल, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में अगर किसी डॉक्टर का काम है, उस डॉक्टर के काम को अगर दूसरे जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनीज हो या फिर स्टाफ हो, उनके द्वारा भी आप काम करवा सको, तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स की अरेंजमेंट। साथ में इसके अलावा अपग्रेड भी करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर एपरेटस की, जो पुराने टूटे फूटे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करो। इसमें रोल प्ले कौन कर सकता है? म्युनिसिपल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वॉलंटियर्स को भी हायर किया जा सकता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी काम कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया। पांचवा पॉइंट ये बोलना चाह रही है राइटर कि आपको कंटेनमेंट जोन्स भी ओपन करने की जरूरत है। कुछ रीजन्स जहां पर बिल्कुल एकदम सीज करने की नौबत आ जाए तो बिल्कुल सीज करो, और सिटीजन्स को कहा जाए कि आप मिटिकुलसली, दैट मीन्स आप केयरफुली जितने भी आपको डायरेक्शन दी जा रही है उनको प्रॉपर्ली फॉलो करो। छठा जो सजेशन है वो दिया जा रहा है कि अगर कहीं पे लीकेजेज है, कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं पे कोई करप्शन हो रहा है, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। सातवां सजेशन दे रहे हैं कि हमें प्रायोरिटीज फिक्स करने की जरूरत है कि हाँ कहाँ पर फोकस ज़्यादा देना है। रूरल एरियाज पे एक टेस्टिंग प्रॉपर हो, स्पीडी टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है फोकस के साथ में। टेस्टिंग हो गई तो ट्रेसिंग करो, ट्रेसिंग के बाद में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराओ। आठवां सजेशन राइटर दे रही हैं कि कैसे ये मैनेजिंग ग्रुप जो है वो काम करेगा, वो ये कि जनरल पॉपुलर्स को इन्फॉर्म किया जाए, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज, देखो एक तो होता है कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करा दी पर उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंप्रूव करो तो लोगों को जानकारी भी, जागरूक भी बनाओ, तब जाकर के ये काम अच्छे से हो पाएगा, तब जाकर के ये हम एक करेक्शन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब बात आ जाती है मैक्रो लेवल, थोड़े बड़े लेवल पे। तो बोले स्टेट और यूटी की सरकारों को एक एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है, जिसमें एक प्रॉपर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम पे काम करने के लिए काम किया जाए। और वो पब्लिक हेल्थ केयर, देखो एक्शन प्लान तो कौन डेवलप करेगा? स्टेट और यूटी की सरकारें। और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कौन डेवलप करेगा? सेंटर। तो ऐसे में नीचे से आपने आइडियाज लिए, स्टेट तक पहुंचा, स्टेट से फिर आपने सेंटर तक पहुंचा दिया। ऐसे करके बॉटम अप अप्रोच का यूज करके हम इन परेशानियों को, ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई हुई है, इनको खत्म कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सेल्स भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। सेंटर में आप देखोगे तो नीति आयोग के द्वारा आपके वॉर रूम्स ओपन किए जा रहे हैं। अब वॉर रूम्स में क्या होंगे? एक्सपर्ट्स बैठेंगे जो कि हर हफ्ते में दो बार स्टडी करेंगे या विजिट करेंगे पर्टिकुलर रीजन्स की या पर्टिकुलर स्टेट्स की। हर एक स्टेट में 2 बार विजिट हो जाए कैसे भी करके, और उन पर वहां पर निगरानी भी रखी जाए, तो उनको रिसोर्सेज की कमी आ रही है तो अलोकेट भी किया जाए, या एक प्लानिंग तो हो प्रॉपर। तो ऐसे में क्या होगा? वॉर रूम्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो यही चीज यहां पर राइटर बता रहे हैं कि देखो परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के लिए कैपेबिलिटीज मिल भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं मिल रही है। और टीम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के तैयार है कि हाँ हम कैसे भी करके इस बीमारी को ख़त्म करें, क्योंकि ये बीमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, मतलब जब तक एक एक बंदा सही नहीं होगा तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये कुछ सजेशन थे। तो बॉटम अप अप्रोच की बात यहाँ पे राइटर के द्वारा की जा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक नीड है वो पूरी करने की बात करो, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करो, या लीकेजेस को कम करने की बात करो, या लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात करो। हर तरीके से बॉटम अप अप्रोच कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकती है। तो वही चीज़ नीति आयोग वाला कॉन्सेप्ट बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही था। अब जो बचे हुए आर्टिकल्स है वो देखते हैं। तो आज हमने जो आर्टिकल्स देखे हैं उनकी समरी अगर देखें तो विदाउट हाइपन में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें स्विच किया है नेम से। अब हमने अपना अलायंस क्रिएट करना शुरू कर दिया और अब चाइना का डर भी नहीं है, ये हमने इस आर्टिकल के थ्रू जाना। डॉक्टर पावरलेस, इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डॉक्टर खुद सत्येंद्र सिंह हैं, ये डॉक्टर ही हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे कितनी मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ रहा है लोगों को इस टाइम पर फैसिलिटीज़ ना होने के चलते। पर जो मेन पॉइंट जो यहाँ पे निकलता है वो ये कि जो डिसेबल्ड्स है ना, उनके डेथ के 5.9 गुना ज़्यादा चांसेस हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि
आउट ऑफ इंडिया से असिस्टेंस देने के लिए बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पर समस्या क्या आ रही है? बोले करप्शन। बोले करप्शन के चलते वो असिस्टेंस हम गेन नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली का केस बता रहे हैं कि बोले उन कंपनीज ने, उन हॉस्पिटल्स ने, इंटरनेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ने हमें ऑफर किया, पर हमारे यहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा था कि उसके चलते हमें कहीं ना कहीं वो ऑफर्स को हाथ से निकल गए। एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उसको हमें टाइम पर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देखे। नेक्स्ट जो यहाँ पर है डबल क्राइसिस, इस आर्टिकल में नेपाल की क्राइसिस की बता रहे हैं कि एक तो सरकार गिर गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और दूसरी तरफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर 8,000 केस दिन के आ रहे हैं, और नेपाल ज़्यादा कोई बड़ा देश नहीं, हमें भी पता है फिजिकली, तो ऐसे में वहां पर अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा इस आर्टिकल में इनोक्यूलेट अगेंस्ट पॉलिटिक्स, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि देखो लैंसेट जो कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक जर्नल है जिसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं, तो उसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई कि कोविशील्ड, जिसको आउट ऑफ इंडिया बोला जाता है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, तो उसमें बोले कि 2 वैक्सीन की डोजेस के बीच में आप गैप जो है वो 6 से 12 हफ्तों का कर सकते हो। बोले इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है जो कि गलत है। वैक्सीन के बीच में अगर आप देखो, रिसर्च ये बता रही है कि एक वैक्सीन लेने के बाद में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को क्रिएट होने में। तो ऐसे में अगर लंबे टाइम तक एफिकेसी को 90% तक अचीव करना है तो बोला उसके लिए हमें 6 से 12 हफ्तों तक का गैप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा भी ना भी कि 3 से 4 महीने का गैप दे सकते हो आप अपने वैक्सीनेशन में। तो पॉइंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो बोला इसमें पॉलिटिक्स करने की हमें ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कुछ है नहीं, बस यही कि फार्मर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कोविड को एक कॉन्स्पिरेसी मान रहे हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही है और जो किसानों के अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रही है सरकार। अब रियलिटी तो आपको पता है। साथ में राइटर ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर कि पंजाब में सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, यहाँ पर आप देखो कितना है, 2.39, बहुत ज़्यादा डेथ रेट है पंजाब की अगर दूसरे स्टेट्स के या यूटीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए। और वहीं के फार्मर जो है वो लापरवाही करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात है होता है क्या। इस आर्टिकल में हमने देखा अफगानिस्तान में अभी क्या मुद्दा चल रहा है, जिसमें अभी यूएसए विड्रॉ भी करेगा तो जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ शैडोई प्रेजेंस अपनी इंश्योर करेगा। पर वो शैडोई प्रेजेंस में भी कहीं ना कहीं अगर तालिबान या फिर आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स को अगर पावर मिल जाती है तो वो इंडिया या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट या थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत बड़ा थ्रेट इमर्ज हो सकता है। इसी तरीके से द बॉटम अप फाइट बैक, इसमें हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप एम्पावर कर सकते हो, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का किस तरीके से हेल्प लिया जा सकता म्युनिसिपैलिटीज का, और कैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है। इस आर्टिकल के थ्रू हमने ये जाना। तो डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।